हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल निष्ठा चौबीसा में। तो आज हम फिर आ गए हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल एवं नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु, है ना। इसी चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की, है ना, सक्रियता श्रेणी की। ये सक्रियता श्रेणी जो है बेटा, वो आपका बेस है, आपकी केमिस्ट्री का बेस है। अगर ये सक्रियता श्रेणी आपको नहीं आई तो आपकी केमिस्ट्री वीक रह जाएगी, है ना। 10th के बाद 11th 12th में अगर आप साइंस लेते हो तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो बहुत ध्यान से सुनना है ना। तो ये सक्रियता श्रेणी है क्या? ये एक श्रेणी है जिसमें धातुओं को या बोलो तत्वों को उनकी सक्रियता के अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाया गया है। घटते क्रम का मतलब क्या है? जिसकी सक्रियता या जिसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है उसे पहले रखा है, जिसकी अभिक्रियाशीलता कम है उसे बाद में रखा है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का मतलब क्या, वो भी लिख लेते हैं, ज्यादा से कम की तरफ। घटते क्रम में जमाया गया। ये है आपकी सक्रियता श्रेणी। डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, है ना। डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में डेफिनेशन और श्रेणी पूछ लेता है। अब देखते हैं श्रेणी। जैसे ये रही श्रेणी, ये आपकी सक्रियता श्रेणी है ना। कैसे याद करते हैं, इसकी एक ट्रिक है, जल्दी से देखते हैं, है ना। आई होप आपने ये उतार लिया होगा। तो भाई इसको याद कैसे रखना है? तो भाई एक था ली, है ना, एक थी काजू। आपस में दोनों को हो गया प्रेम संबंध था। आगे चल के सोचा कि करनी है शादी, है ना। तो भाई दोनों गए कहाँ पे? दोनों गए ली के पापा के पास। भाई ली लड़का है, काजू आपकी लड़की है। ली आपका लड़का है, काजू आपकी लड़की है। भाई दोनों गए ली के बाबूजी के पास कि भाई अब हमको शादी करनी है, आप शादी करवा दो। ली के बाबूजी ने सोचा लड़की भाई आई है, लड़की मजबूर है, फायदा उठाओ, दहेज मांगो, है ना। तो ली के बाबूजी ने काजू से मांगा। क्या मांगा? अलमारी मांगी, जमीन मांगी, कार मांगी और फ्रिज मांगी। अगर ये चारों नहीं दिए तो भाई शादी पोस्टपोन है। कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे तो भाई काजू जैसी लड़की हाथ से निकल जाएगी। टालते जाओ ताकि हार मान के दहेज देना ही पड़े, पोस्टपोन करते जाओ। तो ली के बाबूजी ने काजू से क्या मांगा? अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नहीं तो शादी पोस्टपोन है। और यही तुम्हारी ट्रिक है। कैसे देखो, ली के बाबूजी ने काजू से मांगा। ली के बाबूजी ने काजू से मांगा। क्या मांगा? अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज। अलमारी मांगी, जमीन मांगी, कार मांगी, फ्रिज मांगी, नी तो शादी पोस्टपोन। कैसे? ली से
लिथियम, के से पोटेशियम, ने से सोडियम, काजू से कैल्शियम, मांगा से मैग्नीशियम, अलमारी से एल्यूमिनियम, जमीन से जिंक, कार से क्रोमियम, फ्रिज से आयरन, है ना। नीतो शादी से एसएन, पोस्टपोन पीबी यानी लेड है मतलब हाइड्रोजन, और उसके बाद कॉपर और उसके बाद सिल्वर। ये तुम्हारी सक्रियता श्रेणी की ट्रिक है। ली के बाबूजी ने काजू से मांगा, क्या मांगा? अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज। नीतो शादी, पोस्टपोन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, है ना। अब क्या होता है अगर हम मेटल की रिएक्शन अदर मेटल के साल्ट से करवाए, है ना। अगर हम मेटल की रिएक्शन किसी और मेटल के साल्ट से करवाएं तो क्या होता है? जैसे मान लो मैंने जिंक की रिएक्शन करवाई FeSO4। Fe क्या है? आयरन, और FeSO4 मतलब आयरन का सॉल्ट या सॉल्यूशन। साल्ट की जगह सॉल्यूशन लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। सॉल्यूशन, है ना। मेटल की रिएक्शन किसी और मेटल के सॉल्यूशन से करवाएं, जैसे जिंक की रिएक्शन मैंने आयरन के सॉल्यूशन आयरन सल्फेट से करवाई, तो क्या होगा? चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा होगा और अभी हमने सक्रियता श्रेणी में भी पढ़ा, है ना। अलमारी, जमीन, कार और फ्रिज, जो जितना ज्यादा ऊपर उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो आयरन जो है आपका कम रिएक्टिव है जिंक की तुलना में, कम क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील है। जिंक अधिक क्रियाशील है, आयरन कम क्रियाशील। जिंक ने रिएक्ट किया आयरन सल्फेट से, तो क्या हुआ? चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता देती हूँ। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, हटा देती है। तो यहाँ पर जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, आयरन कम अभिक्रियाशील है, उसको हटा दिया, खुद बैठ गई। यानी एक मेटल जब दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से, दूसरे मेटल के विलयन से, दूसरे धातु के विलयन से रिएक्ट करता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती। क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कब होगा? जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के सॉल्यूशन से रिएक्ट करे। अगर उल्टा हो, यहाँ पर अगर ऐसा हो ZnSO4 और Fe, तो यहाँ पर आयरन कम अभिक्रियाशील है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ये अधिक अभिक्रियाशील है, सॉरी ये कम अभिक्रियाशील है, ये अधिक अभिक्रियाशील। जिंक अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ है। आप खुद बताओ, कम पावरफुल आदमी ज्यादा पावरफुल आदमी को मार मार के भगा सकता है क्या? हाँ, मेरे जैसा पतला दुबला सुखड़ा इंसान, क्या खली मेरे सामने आ जाए, मैं क्या खली को मार मार के भगा सकती हूँ? नहीं भगा सकती हूँ भाई। द ग्रेट खली है, उसके शरीर की बात ही अलग है, मैं कर ही नहीं सकती। तो सिमिलरली यहाँ पर आयरन कम रिएक्टिव है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं कि जिंक को उसके घर से भगा सके, तो यहाँ पर कोई रिएक्ट नहीं है। लेकिन अगर अधिक अभिक्रियाशील है तो कम क्रियाशील को हटाएगा। और ये आप सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करें तो क्या होगा, है ना। क्या होगा? क्या होगा जब धातु एवं अधातु आपस में अभिक्रिया करें? क्या होगा जब धातु एवं अधातु आपस में अभिक्रिया करें?
है ना। जैसे सोडियम एक धातु है, क्लोरीन एक अधातु, आपस में अभिक्रिया करें तो क्या होगा? जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तब आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। किसका होता है? आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? आयनिक यौगिक का। अब आयनिक यौगिक कब बनते हैं? पहली बात तो हमें समझ में आ गई, धातु एवं अधातु आपस में अभिक्रिया करें तब बनते हैं। होता क्या है आयनिक यौगिकों के निर्माण में? तो सीधी सी बात है, आप सभी को पता है धातु की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्याग की, जबकि अधातु की प्रवृत्ति क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो जिस इलेक्ट्रॉन को धातु त्यागते हैं उस इलेक्ट्रॉन को अधातु ग्रहण करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज से आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है ना। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जब बनता है आयनिक यौगिक, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है ना। जैसे आप सभी को पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,7। भाई हर तत्व क्या चाहता है? हर इंसान क्या चाहता है? हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी मिल जाए, है ना। जैसे अभी मैं खड़ी खड़ी मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आराम से बैठ जाऊँ, मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए। आप सोचते हो कि यार 10th बोर्ड में पढ़ रहे, 10th में अगर हम मेरिट में आ गए तो हमारा नाम रोशन हो जाएगा, हमको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो भाई स्टेबिलिटी हर कोई चाहता है कि भाई बस लाइफ में स्टेबिलिटी, स्थायित्व आ जाए, सुकून मिल जाए, है ना। किसी इंसान को पोटी करके ही सुकून मिल जाता है ना। किसी को 10th में अच्छे मार्क्स लाके सुकून मिलता है, किसी को IIT क्लियर करके सुकून मिलता है। आप में से बहुत सारे होंगे जो डॉक्टर बन के सुकून मिलेगा, किसी को हो सकता है UPSC क्लियर करके IAS बन के सुकून मिले, है ना, स्थायित्व मिले। तो हर चीज स्थायित्व प्राप्त करना चाहती है। तो हमारे तत्वों ने क्या गुनाह किया भाई? उनको भी हक है स्थायित्व प्राप्त करने का। अब इनके केस में कंडीशन क्या है? तत्व स्थायित्व तब प्राप्त करता है जब बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7। अब सोडियम क्या चाहता है? यहाँ बाहर की तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्लोरीन क्या चाहता है? यहाँ की तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, ताकि स्थायित्व की प्राप्ति हो। अब क्या होता है कि भाई सोडियम और क्लोरीन रास्ते से जा रहे थे, पानी पूरी खा रहे थे, मिर्ची लगा रहे थे, है ना, फिर मिल गए एक दूसरे से। तो भाई सोचा कि हालचाल तो पूछ ले। तो सोडियम ने क्लोरीन से पूछा, भाई की हालवा, क्या हाल है तुम्हारा? तो भाई क्लोरीन ने कहा, भाई जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, बस बाहर की तरफ 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि टोटल मेरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिंदगी में स्थायित्व मिल जाए, मजा आ जाए, ढिंक चिका हो जाए। तो भाई सोडियम बोलता है, क्या क्यों 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 क्या बात कर रहे हो क्लोरीन, मजे ही आ गए। क्यों मजे आ गए? क्योंकि मैं भी यही चाह रहा हूँ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन मेरे नाक में दम कर रखा है, मुझे ये इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही मैं निकालूंगा मेरे पास बाहर 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मुझे स्थायित्व मिल जाएगा। क्लोरीन खुशी से झूम उठा, अरे बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, आज तो लाइफ ही बन गई। तो इस प्रकार क्या होता है, जब सोडियम और क्लोरीन, ये धातु है, ये अधातु है, जब ये आपस में मिलते हैं तो बोलते हैं चलो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रोसेस में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, -1 इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ग्रहण करता है। अब देखो सोडियम के पास क्या कंडीशन हुई? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो 2,8। लेकिन हमने बोला था धनी आदमी दान करता है। दान कौन करता है बेटे? धनी आदमी करता है।
अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का दान किया, त्याग किया, इसलिए धनी बन गया, इस पर प्लस आ गया। एक इलेक्ट्रॉन का दान किया इसलिए +1। चलो यहाँ पे क्लोरीन ने इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो क्लोरीन के पास अब 2,8,8 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन का ऋण लिया है, ऋणी हो गया है, इसलिए क्लोरीन पर माइनस आवेश आया। देखो आयन बना, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, आयनों से बना हुआ यौगिक है, इसीलिए ये आयनिक यौगिक है। तो धातु और अधातु जब आपस में मिलते हैं तब आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है, और आयनिक यौगिकों के निर्माण में मेरा बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं। आई होप क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म की। क्या गुणधर्म होते हैं आयनिक यौगिकों के, क्या गुण होते हैं आयनिक यौगिकों के, है ना। ठीक है, आयनिक यौगिकों के गुण। तो सबसे पहली बात भाई, आपने देखा NaCl की अगर हम बात करें तो Na+Cl- आयन है, आयनों का प्रवाह है तो विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं, पहली बात है ना। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, यानी अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देते, कब, गलित अवस्था में। दूसरी बात कि कठोर होते हैं, आयनिक यौगिक कठोर होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ब्रिटल भी होते हैं, भंगुर प्रवृत्ति के भी होते हैं, ठीक है। कठोर होते हैं, साथ ही साथ भंगुर प्रवृत्ति के भी होते हैं। अब ये देखो क्लोरीन और सोडियम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि जब सोडियम इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, क्लोरीन ग्रहण कर रहा है, दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं, दोनों में प्रबल विद्युत आकर्षण बल है। तो दोनों में प्रबल आकर्षण है, ये राज है, ये हमारा सिमरन है ना। दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है, तो दोनों एक दूसरे से दूर हटने को तैयार नहीं है, इसीलिए इनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इनमें प्रबल विद्युत आकर्षण बल है, और इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो तीसरी बात, प्रबल विद्युत आकर्षण बल के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है। प्रबल विद्युत आकर्षण बल के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ये आपके आयनिक यौगिकों के गुणधर्म है। क्लियर है। चलिए तो बच्चा आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चा, टेक केयर।